हेलो दोस्तों। आज भी हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो संयुक्त भर्ती परीक्षा हुई थी 2018 में छत्तीसगढ़ में, उसके जो पेपर में हिंदी आए हुए थे, 40 प्रश्न आए हुए थे, उसको आज हम लोग करेंगे। और एक बात बताऊं दोस्तों आपको, तो अभी दरअसल ऐसा है कि पोस्ट ज़रूर घोषणा ज़रूर हो गई है पटवारी की, और बिजली विभाग का भी घोषणा हुआ है और आपको आपको बताया गया था कि संपरीक्षक का भी आने ही वाला है। लेकिन सिर्फ अभी घोषणाएं हुई हैं तो बच्चे भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। और सब्सक्राइबर्स जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके हिसाब से बिल्कुल बहुत कम, है ना, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा एक दो दिन रुक रुक कर अब वीडियो बनाऊंगा, है ना। इसलिए मैं 2-3 दिन अभी रुक गया था। और मैं सोच रहा हूँ कि जब तक अच्छे से लाइन ना पकड़े, है ना, व्यूवर्स अच्छे से लाइन ही पकड़ेंगे, तब तक मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डालूँगा। उससे क्या है, मेरा भी, है ना, मनोबल कम होगा कि कम व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो अच्छा ही लगेगा। तो मैं 2-3 दिन के, है ना, एक दो दिन में ही डालते रहूँगा। 2-2 दिन के अंतराल में, हो सकता है 1 आध दिन 3 दिन हो जाए, तो कम से कम 1 दिन का तो गैप रहेगा ही रहेगा। वीडियोस डालूँगा तो उसमें और अच्छा लगेगा मुझको, तो मैं 2 वीडियो भी डाल सकता हूँ एक दिन में। जैसे आज मैं कंप्यूटर का वीडियो डाल रहा हूँ, है ना, शाम को कंप्यूटर का वीडियो डालूँगा। जो खादी के पेपर में आया हुआ था, फर्स्ट पेपर में, जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था कंप्यूटर के, 2019 में हुआ था दोस्तों खादी का परीक्षा, जिसमें आपका 15 क्वेश्चन कराए गए थे, मतलब आए थे आपके कंप्यूटर में, उनको मैं कराने वाला हूँ। तो जिस दिन मुझको लगेगा कि 2 वीडियो डालना चाहिए, मैं उस दिन डाल दूँगा, जैसे कि आज डालूँगा मैं। और देखते हैं आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट देखते हैं। चलिए चलते हैं। हिंदी के 40 प्रश्न थे, बहुत मज़ा आएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे दोस्तों, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। आप लोग चेक करिएगा अपने आप को, और इन इन प्रश्नों से संबंधित, है ना, इन टॉपिक से संबंधित अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी तो मैं इन प्रश्नों में कुछ कुछ बातें तो आपको समझाऊंगा ही, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, डिटेल से। बाकी प्रश्न में जितना समझाना होगा मैं अच्छे से समझा दूंगा। चलिए चलते हैं। और हाथों हाथ कौन सा समास है? तो दोस्तों हाथों हाथ, जैसे मैं बताऊं आपको, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूं मैं। विशेषण जब आता है ना दोस्तों, विशेषण की जब पुनरावृत्ति होती है या आवृत्ति होती है, जैसे आपका है थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। थोड़ा क्या है, विशेषण है। तो थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, मान लो कि बार डबल, है ना, डबल लिखा है। जैसे लाल पीला लिखा है, ठीक है, मतलब विशेषण आ रहे हैं 2 बार, लाल लाल ऐसा लिख दिया, लाल लाल। तो मान लो कि बात ऐसा डबल लिखा हुआ है विशेषण, तो जब विशेषण की पुनरावृत्ति होती है, 2 बार लिखा होता है विशेषण, तो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। लेकिन देखिए, कर्मधारय समास की मैं विशेषता बता रहा हूँ ज़बरदस्त। आपको ऐसे तो पता ही है कि इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ रहता है, जैसे नीलकमल, है ना। लेकिन जब डबल विशेषण आ जाए, है ना, विशेषण की पुनरावृत्ति हो जाए, तब भी कर्मधारय समास होता है। ये बहुत अच्छी बात है, और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। लाल पीला है, गोल कट, है ना, सीधा साधा, ऐसे जो शब्द होते हैं जिसमें 2 बार विशेषण आया होता है ना, 2 बार विशेषण आया होता है, वहाँ पर आपका क्या होता है, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। लेकिन यहाँ पर जो है विशेषण की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, संज्ञा की पुनरावृत्ति हुई है। और जब भी संज्ञा की पुनरावृत्ति होती है और अव्यय की पुनरावृत्ति होती है, तो आपका अव्ययी भाव समास होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अव्ययी भाव समास के बारे में आपको पता ही है, एक इम्पॉर्टेंट बात, और सबको पता होता है, ये सामान्य बात है ना, यह सामान्य बात सबको पता होता है कि अक्सर जो है अव्ययी भाव समास में सामने में अव्यय लगा होता है। जैसे यथासंभव, यथा जो क्या है, यथा जो है एक आपका अव्यय है ना। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति से भी शब्द बनते हैं बहुत सारे। तो ऐसे जो जब शब्द आ जाते हैं सामने, ऐसे जब शब्द आ जाते हैं सामने, तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संज्ञा की पुनरावृत्ति हुई है हाथों हाथ, है ना, लेकिन यहाँ भी अव्ययी भाव समास है। तो नई बात सीखने को मिल रही है आपको कि संज्ञा और है ना, या अव्यय दोनों की अगर पुनरावृत्ति होती है, तब आपका क्या होता है, अव्ययी भाव समास। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको पता चल गई हैं, और अगर आपने डिटेल से समास पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, है ना।
चलिए चलते हैं, अन्वेषण में लगा सही उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों अनुधन ऐसन होता है, तो सीधी बात है कि अनु इसमें क्या है, उपसर्ग कहाँ लगता है दोस्तों, उपसर्ग जो है आपका जो है सामने लगता है ना, मतलब शब्द के जो है पूर्व में लगता है, ठीक है, शब्द के पहले लगता है। तो अनु जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपका उपसर्ग है, ठीक है। और यहीं पर अगर आपको यहाँ पर आपको पूछ देता कि कौन सा समास है, क्योंकि ऐसन है ना, एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा, चलिए हट गया, ऐसन लिखा है मान लो की बात है ना, ऐसन लिखा है। और अगर इसमें पूछता आपको कि इसमें संधि कौन सी है, ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग कि वा के सामने आधा अक्षर है, जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, यन संधि होती है ना। और वैसे भी ऊ जो है किस में बदल रहा है, वा में बदल रहा है, और ए जो है ऊपर में मात्रा लग गई है, ठीक है, तो ऊ जो है वा में बदल जाता है, और क्या लग जाता है, जो इधर मात्रा रहती है वो लग जाती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो आप लोग समझते ही होंगे, फिर भी मैं रिवाइज़ कराऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो रिवाइज़ करना है ना, कराना तो बनता ही है। चलिए पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन कीजिए। अब देखिए पत्रिका में प्रत्यय मतलब क्या होता है, जो आपके शब्द के पीछे लगता है ना, बाद में लगता है। तो देखते हैं, पत्र में ई का लगा दिया है, सीधी बात है, सी लगा दीजिए, है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए आपत्ति का सही विपरीतार्थक कौन सा है, तो आपत्ति करना और तटस्थ रहना, है ना, आपत्ति करना और तटस्थ रहना ये है ना बिल्कुल विपरीत बातें हैं। और सहमति जताना, आपत्ति करना और सहमति जताना ये भी विपरीत बातें हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया था ये, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया था दोस्तों, इसको आपका जो है व्यापम ने स्टार लगा दिया था, मतलब क्या कर दिया था, विलुप्त कर दिया था, ठीक है। तो मैं भी इसमें उत्तर नहीं बता रहा हूँ, इसको व्यापम ने विलुप्त कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए, ठीक है। और अगर और मैं देखो दोस्तों ऊपर में अगर और बात करूं मैं, तो आपत्ति मतलब देखिए आपका जो है आप जानते ही हैं कि है ना, उसके खिलाफ में होना, है ना, आपत्ति करना। और वहीं पर सम्मति भी देखें अगर आप ना, तो वो भी समान अर्थ दे रहा है ना, वो भी जो है सहमति जैसा ही अर्थ दे रहा है। तो इस प्रकार से ना बहुत सारी इसमें व्यापम को लगी कि भाई थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा गलत हो गया प्रश्न, तो उसने इसको क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था, विलुप्त कर दिया था। तो उसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जो प्रश्न गलत आएंगे ना उनको विलुप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो गलत प्रश्नों में ज़्यादा मत उलझिएगा, यही मैं बताना चाह रहा था। चलिए आगे चलते हैं, 145वां पढ़ रहे थे, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, है ना। तो ये जो है एक वाक्यांश दिया हुआ है, और इसका आपको जो है एक जो है शब्द देना है दोस्तों, है ना। तो हमने पढ़ लिया कि अधिक लिया जाने वाला शुल्क, ठीक है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क। और इसके लिए हमको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो डायरेक्ट ना पूछ कर क्या है ना, घुमा रहा है आपको, और हमको तो वैसे पता है कि इसमें एक शब्द देना है, और दे देते हैं दोस्तों एक शब्द, तो अधिशुल्क बोलते हैं दोस्तों, है ना। वास्तविक मूल्य से अगर अधिक लिया जो है अधिक लिया जाता है शुल्क, तो उसी को क्या कहते हैं, अधिशुल्क कहते हैं। तो लगा दीजिए, और इसमें भी कन्फ्यूज़न आपको किया जा रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी में देखिए आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर आ जो है बड़ी मात्रा लगी हुई है, जो कि गलत हो गया है, ठीक है। तो 145 का जो है बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, और 146वां देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा दोस्तों बहुत गलती करते हैं इसमें, ये जो ऑप्शन है उसको बिल्कुल सही मारते हैं। और मैं अगर बताऊं आपको तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल गलत है कि सही है, बताइए। और नीचे वाला भी तो देखिए ऐतिहासिक ही तो लिखा है, ऐतिहासिक लिखा है, और इधर डी ऑप्शन देखिए ऐतिहासिक लिखा है, तो कौन सा सही है बताइए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सच में ये बिल्कुल सही है, ऐतिहासिक ऐसे ही लिखा जाता है। और कई बच्चों को लगता है कि इतिहास से बना इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो है ना, तो वहाँ पर गलती हो जाती है। और देख रहे हैं नीचे जो सी ऑप्शन है उसमें जो है ए के ऊपर जो है मात्रा नहीं लगी है, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है।
इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक जो है ए ऑप्शन के जैसा लिखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आह कितना सुहावना मौसम है। तो दोस्तों अगर बात करूं मैं, इसमें आह देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा है ना, किस प्रकार का वाक्य है। और बिल्कुल इसमें चिन्ह भी लगा हुआ है आपका। तो विस्मय सूचक वाक्य है दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, विस्मय सूचक वाक्य है। ऐसा चिन्ह लगा दिखाई दे देता है ना, ऐसे शब्द दिखाई देते हैं तो आप लोग आसानी से पहचान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। और अगर बात करें तो 147 तक कर चुके हैं हम लोग। 40 प्रश्न आए हुए थे। थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है वीडियो में, लेकिन जो बातें अच्छी बातें हैं, जो बताने योग्य बातें हैं वो ज़रूर बताऊंगा दोस्तों मैं, है ना। तभी तो पढ़ने में मज़ा आएगा, नहीं तो क्या है बस टिक करते जाऊँ तो वैसे में तो क्या है रट्टा तोता हो जाएगा, है ना। तो वैसे में मज़ा नहीं आता है। थोड़ा सा समझाना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी आपके दिमाग में बहुत समय तक बैठा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे तो वे बोलने में सरल हों, उसका निश्चित अर्थ हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हों, वे भाषा में प्रयोग किए हों। तो देख रहे हैं दोस्तों, घुमा रहा है आपको, लेकिन अगर सीधी बात करें तो उसका निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो 148 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 148 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना। सीधी बात है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको पता ही होगा कि हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और अगर पंजाबी की बात करें तो गुरुमुखी लिपि आपने सुना ही होगा, तो और ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और उर्दू का बताइएगा मुझको कमेंट करके कि उर्दू को किस लिपि में लिखा जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर तो सी ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। नासिक व्यंजन है, तो अगर नासिक व्यंजनों की मैं बात करूं, जैसे कि का वर्ग है, तो का वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है, का वर्ग का पंचम अक्षर, और किसी भी वर्ग का, है ना, 5 वर्ग हैं अपने पास। तो 5 वर्गों के अंतिम अक्षर को आप देखिए, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, है ना, अंगा है, चा, छा, जा, झा, इया, तो है ना, चा, छा, जा, झा, इया। तो इया जो है, ये पांचों जो अक्षर है दोस्तों, यही जो है आपका नासिक व्यंजन होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें नाक का प्रयोग किया जाता है ना, बोलने के लिए नाक की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इनको नासिक वर्ण कहते हैं या नासिक व्यंजन कहते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है। वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण दे रहा है ना। तो प्रथम वर्ण तो का होता है, मान लो की बात का वर्ग ले लें अपन, तो का हो जाएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा, है ना। और देखिए दूसरे ऑप्शन में दिया है बी ऑप्शन में, वर्ण वर्ग जो होते हैं उसका पंचम वर्ण, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। पंचम वर्ण ही नासिक व्यंजन होता है या नासिक वर्ण होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, डी ऑप्शन लग गया है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। तो वैसे तो मैंने बोल ही दिया है, फिर भी मैंने बी को ऑप्शन में लगा ही दिया है। चलिए आगे चलते हैं। स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं, तो दोस्तों स्वाश्रित मतलब जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता, ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं बताइए। दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है बोलने में। तो आप सबको पता होगा, स्वर्ण जो स्वर वर्ण होते हैं उन्हीं को बोलने में दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दूसरे अक्षरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, स्वाश्रित वर्ण इन्हीं को कहा जाता है, स्वर वर्ण को। ठीक है, तो देखिए घुमाकर पूछ लिया है ना, और स्वाश्रित वर्ण बोल दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि स्वर जो है इनको बोलने के लिए, है ना, दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग किया जा सकता है। जबकि वहीं पर व्यंजन जो है दूसरे वर्णों पर आश्रित होते हैं, है ना, उनके प्रयोग के लिए दूसरे वर्णों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। मतलब स्वर वर्णों के जो है क्या है प्रयोग से, है ना, मदद से। ठीक है, स्वर वर्णों के मदद से बोला जाता है व्यंजन वर्णों को। ठीक है, तो इतनी सी बात तो आपको नहीं भी पता रही होगी, तो अब पता चल गई है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात है, और बीच बीच में पूछते रहता है, हालांकि सरल प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। चा व्यंजन पूछ रहा है। ठीक है, चा व्यंजन जो है का उच्चारण होता है, तो ये उच्चारण वाला बड़ा गजब का प्रश्न बनता है, बार बार बनता है। वैसे मैं पिछले प्रैक्टिस सेटों में अपने बता चुका हूँ कि
कौन सा वर्ण जो है कहाँ से उच्चारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि का वर्ग जो है, का वर्ग कहाँ से होता है, ये कंठ से होता है ना, कंठ से उच्चारित होता है। अगर मैं बात करूँ चा वर्ग की, चा वर्ग जो है दोस्तों ये जो है आपके तालु से होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। और ध्यान रखिएगा, वैसे मैं बता चुका हूँ पिछले प्रैक्टिस सेटों में, तो इसलिए इसको और नहीं बता रहा हूँ डबल। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया आपसे, कौन सा जो द्रव है स्त्रीलिंग में है। और अगर बात करें दोस्तों पानी गिर रही है, ऐसा बोलें तो खराब लगेगा ना। और जैसे कि जल बह रहा है, ये ठीक लगता है, बह रही है ना, जल बह रही है, तो बोलने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयोग करने पर हमको लग रहा है कि पुल्लिंग होना चाहिए, जो शब्द है इसके साथ पुल्लिंग होना चाहिए। और अगर कॉफ़ी बन गया है ना, कॉफ़ी बन गई, क्या बोलेंगे दोस्तों? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, स्त्रीलिंग है ये। और रस जो है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका पुल्लिंग है। यह रस कितना है ना, मीठी है नहीं बोलते, मीठा है ना, तो ये बात है। और बहुत अच्छा रस है, बहुत अच्छी रस है नहीं बोलते हैं, है ना। तो ठीक है, ऐसे प्रयोग करके देखना पड़ता है, इसलिए मैं प्रयोग कर करके बता रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएँ। ऐसे प्रश्नों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अगर आपको पता करना है तो विशेषण का प्रयोग करिए शब्द के साथ। एक तो आप क्रिया का प्रयोग करके देखिए, है ना, मतलब क्या होता है, वाक्य में आपको प्रयोग करके देखना रहता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके साथ जो है विशेषण जो है आपका पुल्लिंग वाला लग रहा है ना, या आप बोलेंगे कि इसके साथ जो है क्रिया जो है पुल्लिंग वाली लग रही है, तो ये जो है आपका पुल्लिंग है ना। और स्त्रीलिंग, अगर स्त्रीलिंग वाला लगे तो आप बोलेंगे स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इस प्रश्न से आप कई प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ये पता है कि कैसे ज्ञात करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और उकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए लगाते हैं। तो ये शब्द, ये जो प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है, हालांकि इसको विलुप्त कर दिया गया था, तो है ना दोस्तों, विलुप्त कर दिया गया था, तो इस पर ध्यान देने की है ना बात ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि है। और ऐसे ऑप्शन जब भी आपको मिलेंगे, है ना, मतलब ऐसे जो प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, उस पर आप लोग परेशान मत होइएगा, उसको बिल्कुल विलुप्त किया जाता है। और उसी में कई बच्चे क्या है फंस जाते हैं, कुछ समय के लिए 2-3 मिनट कमा देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। एक बार में अगर समझ में आ जाए कि प्रश्न गलत है तो छोड़ दीजिएगा तुरंत। ठीक है, तो चलते हैं, आगे चलते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल है, तो संदिग्ध है बात, है ना, हमको पता नहीं है। तो जैसे कि सीता खेल रही होगी, हालांकि होगी लगा है इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जो संदिग्ध वर्तमान काल है इसमें भी होगी लगता है। ठीक है, अभी हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सीता खेल रही होगी, तो इसी को तो कहते हैं दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल। तो गजब बात है, और प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? पहले तो मैं बता दूं, यह एक मुहावरा है और आपको सही अर्थ पूछा है, तो अधिकतर आप लोगों ने इसका प्रयोग करते सुना होगा दोस्तों को, या आजकल तो प्रयोग कम करते हैं, बुजुर्ग ज़्यादा करते हैं प्रयोग, है ना। और एक बार संसद में आपने नेताओं के बात अगर आपने सुने होंगे तो वो लोग कभी कभी प्रयोग करते हैं कि कांग्रेस अपना गाल बजा रहा है ना, ऐसा टाइप का। जो जैसे भाजपा का बहुत ज़्यादा बीच में आया था, तो कांग्रेस वाले लोग बोले कि ये लोग गाल बजाने में विश्वास रखते हैं, तो है ना, गाल बजाना मतलब ये है कि डिंग हाँकते हैं, है ना, तो डिंग हाँकना होता है एक्चुअली। और भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रयोग करते रहें मुहावरों को तो याद रहेगा, अगर प्रयोग कर सकें आप लोग अपने, है ना, बोलचाल में, तो अच्छी बात है। ठीक है, चलते हैं, आगे चलते हैं। और आँख लगाना, लगना है दोस्तों। ठीक है, तो आँख लगना मुहावरे का अर्थ है, तो आसक्त होना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे आसक्त होना में। और नींद आना, है ना, आँखों का चिपक जाना, गहरी निद्रा, निद्रा सोना। तो दोस्तों आँख लगना का मतलब होता है नींद आ जाना। ठीक है, सिंपल है। एक बार ऐसा भी होता है कि आँख लगना मतलब जो है प्रेम होना, है ना, ऐसा भी होता है एक अर्थ, लेकिन उस अर्थ को दिया नहीं है, तो सीधी सीधी बात है, नींद आना बिल्कुल सही है। ठीक है,
प्रेम हो जाना, ये ऐसा भी होता है। और जैसे कि बोलते हैं कि मेरी उससे आँख लग गई, तो कई बार वैसे अर्थ में भी दिया रहता है, ठीक है। तो वो आपको वैसा जो है ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, नहीं तो विलुप्त करना पड़ेगा प्रश्न को। चलिए आगे चलते हैं। चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है? तुम तो यार चिकने घड़े हो। ये प्रयोग बहुत में आता है ना, बहुत बार प्रयोग में आता है कि वह तो चिकना घड़ा है। तो आपको पता होगा कि इसका अर्थ होता है सी, है ना, निर्लज्ज होना। तो वह व्यक्ति ही है ना, वह ऐसा ही व्यक्ति है, चिकना घड़ा है। ऐसा प्रयोग कर करके आप याद रखिए, ठीक है। तो निर्लज्ज होना। चलिए आगे चलते हैं। आधा तीतर आधा बटेर। और अगर मैं बात करूं आपको दोस्तों, तो ये भी प्रश्न आपका विलुप्त कर दिया गया था, है ना। तो कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं दोस्तों जिसमें डबल आपका, है ना, दो जो रहता है आपका, दो ऑप्शन जो रहते हैं बिल्कुल समान अर्थ दे रहे होते हैं, या बिल्कुल, है ना, सही उत्तर ही नहीं दिया रहता है एक आध प्रश्न में, तो उसको विलुप्त करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और समय मत, है ना, पेपर में बिल्कुल समय मत गंवाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। और यही तो खासियत है दोस्तों प्रैक्टिस सेट की, यही तो सीखने को मिलता है हमको प्रैक्टिस सेट में कि हमको कहाँ पर नहीं रुकना है और कहाँ पर हमको, है ना, रुकना है। तो चलें आगे चलते हैं। लंगोटी में फाक खेलना। तो इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो दोस्तों लंगोटी क्या होता है, देखिए लंगोटी का अर्थ यही है यहाँ पर कि गरीब आदमी है, ठीक है, गरीब आदमी और फाक खेल रहा है, ठीक है। तो फाक खेल रहे मतलब वो क्या है, खुश हो रहा है, गरीब तो है लेकिन फिर भी खुश हो रहा है। तो इसके लिए अगर मैं सही अर्थ बताऊं तो दरिद्रता में भी आनंद मनाना। तो गोलू जो है, या गोपी बोल दो, है ना, कुछ भी नाम लेकर आप वाक्य बना लो कि गोपी जो है लंगोटी में फाक खेलता है, मतलब दरिद्र तो है लेकिन फिर भी आनंदित रहता है। तो आपका 160 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो लगा देता हूँ आपके लिए डी ऑप्शन। और हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, ये आ गया आपके लिए बिल्कुल अलग प्रश्न। और ऐसे प्रश्न आपको इकट्ठे आपके पास तभी हो पाएंगे जब आप प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे, ठीक है। तो हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो मैं अगर बताऊं दोस्तों, तो आप पूर्वी हिंदी में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये सभी गलत ऑप्शन है, ठीक है। सी बिल्कुल सही है। और खड़ी बोली को जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। बड़ा, है ना, थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को लगता है, थोड़ा सा गलत लगता है ये कि खड़ी बोली कैसे, है ना, खड़ी बोली तो थोड़ा सा रफ लेवल का रहता होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। जो मानक हिंदी जो ली गई है ना, मानक हिंदी के रूप में जो स्वीकार की गई है वो खड़ी बोली ही है। चलिए 162वें प्रश्न पर चलते हैं। और विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संज्ञा के भेद सबको पता होते हैं, बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जब बीच बीच में डाल दिए जाते हैं ना, है ना, क्योंकि अच्छे से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि सरल होता है। लेकिन अगर जब बीच बीच में ऐसे प्रश्न डाल दिए जाते हैं जब कंफ्यूज, है ना, जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो पेपर थोड़ा सा हाई लेवल का बन जाता है, जैसे कि ये बन गया है ना। अब बताइएगा विजयदशमी जो है संज्ञा का कौन सा भेद है? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो किसी विशेष स्थान के नाम को, है ना, स्थान के नाम के लिए, और अगर किसी व्यक्ति के नाम के लिए अगर बात करूं, मैं किसी विशेष तिथि का भी मैं अगर नाम, है ना, तिथि के नाम की भी मैं अगर बात करूं, तो भी किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है ना। और ये तिथि का ही नाम है विजयदशमी, आपको पता होगा। और ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारी बातें आपको पता चलते रहेंगी। इनमें से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? तो अगर मैं बात करूं तो कोमल भी, अगर देखें हम लोग कंपैरेटिव जो डिग्री होती है, तो कोमल भी आएगा उसके अंतर्गत, कोमलतर भी आएगा, कोमलतम भी आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा? कोमलता नहीं आएगा, क्योंकि कोमलता जो है ता लगा दिया तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया है, ठीक है, विशेषण नहीं रहा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और 163 का जो है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 163 का सी लगा दीजिए। और किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? तो आ जाइए फिर से देख लेते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पर। वे लोग ठीक ठाक पहुँच गए, मैं झट से चला गया,
अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है। ये देखिए दोस्तों, पढ़ने में ही हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर गलत हो गया है, गलत क्रिया है ना, गलत प्रयोग हो गया है। ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों क्रिया विशेषण की, तो क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, वे लोग ठीक ठाक पहुँच गए, तो पहुँचना एक क्रिया है ना, और कैसे पहुँच गए, ठीक ठाक पहुँच गए, तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता है। मैं झट से चला गया, चलना एक क्या है, क्रिया है। ठीक है। और कैसे चला गया, है ना, मैं कैसे चला गया, झट से चला गया, मतलब तरीका बता रहा है, कैसे चला गया, झट से चला गया, तो क्रिया की जो है विशेषता बताता है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, तो वही जो है क्रिया विशेषण होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें सी ऑप्शन, तो अध्यापक विचार पूर्वक से रहता है। विचार पूर्वक है ना, से लगा दिया है, वहाँ पर गलत हो गया। विचार पूर्वक बोलता ना, तब भी सही हो जाता। ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि यही आपका अशुद्ध है। ठीक है। सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है, क्योंकि यही जो है अशुद्ध है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, और बढ़िया बढ़िया प्रश्न आए हुए हैं इसमें। संयुक्त परीक्षा में आया हुआ था 2018 के, और अभी तो 2 साल से पेपर ही नहीं हुए हैं दोस्तों, है ना। तो अभी का पेपर क्या करा पाएंगे, है ना। अभी जब अगर पेपर हो जा है ना, हो जा रहा था पटवारी वगैरह का, तो उसका भी प्रश्न जरूर कराते, लेकिन अभी तो पेपर ही नहीं हुआ है ना। 2 साल से पेपर ही नहीं है अपना। अगर देखें अपन 2019 के बाद से, तो 2019 के बाद से अपना 2 साल से पेपर ही नहीं हुआ है ना। तो अभी के पेपर कैसे, है ना, पेपर ही कैसे ही करा पाएंगे, है ना। अगर होता तो कराते, हुआ ही नहीं है तो कहाँ से करा पाएंगे। तो 2020 और 21 के इसीलिए प्रश्न पेपर हम लोग नहीं करा रहे हैं, क्योंकि पेपर हुए ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। और निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो अगर बात करूं दोस्तों मैं, ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि इसमें विसर्ग संधि होती है और विसर्ग लगा रहता है, और वही जो है आपका रा में चेंज हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, विसर्ग वाला खोज लेते हैं। लेकिन विसर्ग में भी देखिए दोस्तों, विसर्ग वाला सार्थक लगा इसे यहाँ पर, और यहाँ पर अर्थक लगा है। तो ये यहाँ पर भी कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है ना। सा लगा दिया है तो गलत हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो निरर्थक जो है कैसे संधि विच्छेद की जाती है, निधन अर्थक। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो रा में चेंज हो जाता है ना। किस में चेंज हो जाता है, विसर्ग जो है रा में चेंज हो जाता है, आधे रा में। जबकि आधे रा में चेंज होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको पूरा रा दिखाई दे रहा है। इसका कारण यही है कि इसमें आ लगा हुआ है ना सामने, है ना, आ लगा है ना अर्थक में, और वो जो है आ जो है रा के साथ जुड़ जाता है। तो इसीलिए जो है क्या हो जाता है, रा जो है पूरा हो जाता है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। गरिमा का विलोम शब्द है। तो गरिमा का अगर मैं आपको बताऊं तो इसका लघिमा होता है। ये गुरु से बना हुआ है, और गुरु का विपरीत अगर शब्द हम लोग अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, लघु होता है। गुरु का विपरीत शब्द क्या होता है, लघु होता है, और उसी से बना है लघिमा। ठीक है, लघिमा। और आगे चलते हैं। कुसुमेषु का पर्यायवाची शब्द है। तो अगर बात करें दोस्तों तो कबूतर, काला, आकाश और ये सब नहीं है। ठीक है, जो पहले पढ़ रहा था वो नहीं है। कामदेव है कुसुमेषु का अर्थ। और अगर मैं बात करूं कामदेव जी की, तो इसी को क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं पुष्पधनवा। देखिए पर्यायवाची आ गया ज़बरदस्त, पुष्पधनवा भी कहते हैं इन्हीं को। जो एकदम इम्पोर्टेंट जो है उसी को बता रहा हूँ, पुष्पधनवा कहते हैं। मतलब इसके धनुष, इनके धनुष में क्या लगा हुआ है, इनके धनुष में पुष्प लगा हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, मकर ध्वज कहते हैं। ठीक है, मकर ध्वज कहते हैं। और मदन कहते हैं दोस्तों, मदन। ठीक है, मदन कहते हैं। अच्छा मिटा देता हूँ, है ना, उसके बाद अच्छे से लिखते बनेगा। मदन तो मैंने बता दिया आपको। और मनमथ भी कहते हैं इन्हीं को, पर्यायवाची आ ही गया है तो इसको पूरा निपटा ही देते हैं। मनमथ कहते हैं, मनमथ कहते हैं इसी को। और इसी को मनोज कहते हैं दोस्तों, मनोज। ठीक है, इन्हीं को शिवारी कहते हैं, है ना, क्योंकि शिव जी ने इनको जला दिया था, है ना। और अरि शिव जी के शत्रु हैं, तो शिवारी कहते हैं इनको। और अगर बात करें हम लोग, मनमथ हो गया, मनोज हो गया, शिवारी हो गया, तो इन सब बातों को याद रखिएगा। पुष्पधनवा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और रति के पति हैं तो रतिपति भी कहा जाता है इनको, इस बात को भी याद रखिएगा। अच्छा कुछ और याद आ रहा है मुझको, है ना, अतनु भी कहते हैं इनको, अतनु कहते हैं क्योंकि शरीर इनका नहीं है, तनु मतलब शरीर होता है। और माना जाता है कि कामदेव जी का जो है शरीर जल गया था,
तो इनका शरीर नहीं था, तो वहीं है ना, वहीं पर इनका नाम रख दिया गया अतनु। क्या रख दिया गया? अतनु। और इसका मतलब क्या है? जिसके पास शरीर नहीं है। ठीक है, रतिपति कहते हैं क्योंकि रति के पति हैं। और आपका कहते हैं केतन बोलते हैं, केतन भी इन्हीं का है, कामदेव जी का ही है। और बात करें दोस्तों, अचानक पूछ ले केतन मतलब क्या होता है करके, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, केतन मतलब ही कामदेव होता है। ठीक है, और देखिए अचानक से ही पूछा है ना, कुसुमेशु। कुसुमेशु तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहा होगा जब पेपर दिलाए होंगे, तो अचानक ही पूछता है। ऐसे शब्दों को याद रखिए जो हमको नहीं पता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे इनके अर्थ हैं। इसको और डिटेल से अगर आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता ही दी हैं। चलिए आगे चलते हैं, और आपको दिया हुआ है अगला प्रश्न, चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? तो अगर मैं बात करूं चलता पुर्जा की, तो धूर्त व्यक्ति को भी बोलते हैं, और जो बेईमान है होता है ना, तो बेईमान को भी कई बार बोला जाता है ना। कई बार चालाक और व्यवहार कुशल, ठीक है, चालाक और व्यवहार कुशल को भी बोला जाता है। तो इसीलिए जो है दोस्तों, इस प्रश्न को क्या कर दिया था? विलुप्त कर दिया था। ठीक है, तो जब भी डबल अर्थ है ना, दो ऑप्शन में अगर समान है ना, दो ऑप्शन अगर सही लगे ना, तो वहाँ पर जो है गलत होता है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर जो है वो जो प्रश्न है वो गलत मान लिया जाता है और विलुप्त कर दिया जाता है। तो चिंता मत करिएगा, जब भी दो ऑप्शन आपको सही दिखाई दे तो आप लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है समय बर्बाद करने से। ठीक है, तो चालाक और व्यवहार कुशल को भी बोला जाता है कई बार चलता पुर्जा, है ना। और कई बार आपके बेईमान व्यक्ति को भी चलता पुर्जा बोल देते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि धूर्त व्यक्ति को भी क्या बोलते हैं? यह तो चलता पुर्जा है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या होता है चलता पुर्जा मतलब चालाक और व्यवहार कुशल भी होता है। कई बार बेईमान के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और कई बार धूर्त के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस प्रश्न को विलुप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो चले आगे। और आँख सेकना का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, दुखती आँख का उपचार करना, है ना। देखिए कैसे ऑप्शन दिया है, दुखती आँख का उपचार करना। आँख सेकना मतलब यही थोड़ी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो एकदम सामान्य अर्थ दे रहा है। और जो है मुहावरा क्या देता है? मुहावरा जो है विशेष अर्थ देता है। तो आँख सेकना मतलब होता है दर्शन सुख लूटना। यही बिल्कुल विशेष अर्थ है इसका, और यही मुहावरे का सही अर्थ है। तो आँख सेकना मतलब दर्शन सुख लूटना, और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़िया प्रश्न हैं और भी मस्त मस्त प्रश्न हैं, तो है ना, देखते रहिएगा। बहुत खतरनाक प्रश्न भी आएंगे, खतरनाक मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना, और उसको भी देखेंगे हम लोग, तो बने रहिएगा। ज़्यादा प्रश्न बाकी नहीं हैं अब। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था, जब दो शब्द है ना मिलकर तीसरे अर्थ है ना, तीसरे का अर्थ दे, दो शब्द मिला दिए हमने। और जैसे कि देखिए लंबोदर जो है, ये जो है इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है पूछा है, ठीक है, कौन सा है? तो लंबोदर है। अब मैं इसमें बात करूं तो लंबा, धनुधर, है ना, दो शब्द मिले हैं। और बात किसकी हो रही है दोस्तों? दो शब्द मिले जरूर हैं, लेकिन तीसरे के लिए है ना निश्चित हो गए हैं, एक निश्चित अर्थ को प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। दो शब्द मिले और क्या हो जाए? तीसरे के लिए निश्चित हो जाए। अपना सामान्य अर्थ नहीं दे रहे हैं। लंबोदर है ना, लंबा है उदर जिसका, तो किनके बारे में बात हो रही है? गणेश जी का। तो बहुब्रीहि समास होता है ऐसे शब्दों में, और योग रूढ़ जो है शब्द होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? दो शब्द तो मिले होते हैं, दो शब्दों का योग तो हुआ होता है, लेकिन अपना सामान्य अर्थ नहीं देते हैं, एक विशेष अर्थ के लिए निश्चित हो जाते हैं। रूढ़ का मतलब क्या है? निश्चित। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि रूढ़िवादी बोलते हैं कई लोगों को, मतलब वो लोग क्या हो गए हैं, वो लोग जो है आधुनिकता में नहीं आ रहे हैं, है ना, आधुनिकता में नहीं आ रहे हैं। वो लोग पीछे है ना, पिछली बातों में ही रूढ़ हो गए हैं, निश्चित हो गए हैं, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? रूढ़िवादी कहते हैं। जबकि परिवर्तनशील होना चाहिए, है ना, समाज को परिवर्तनशील होना चाहिए, व्यक्ति को परिवर्तनशील होना चाहिए, है ना। रूढ़िवादी को क्या है? खराब माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, और बढ़िया प्रश्न है।
ऐसे प्रश्न आ जाते हैं बहुत बार। एक शब्द होता है यौगिक, है ना। अब यौगिक में क्या अंतर है? यौगिक में दोस्तों अगर मैं बात करूँ 3 प्रकार के शब्द होते हैं। इन शब्दों की अगर मैं बात करूँ तो, है ना, ये किसके आधार पर है मुझको कमेंट करके बताइएगा। 3 प्रकार जो मैं बता रहा हूँ वो किसके आधार पर है, ठीक है। एक तो आपका योग रूढ़ हो गया, ठीक है। एक तो आपका योग रूढ़ हो गया, एक होता है आपका यौगिक। यौगिक में क्या होता है, 2 शब्द मिलते तो हैं लेकिन मिलकर क्या है, अपना सामान्य अर्थ देते हैं। जैसे विद्या धन आलय, तो विद्यालय हो जाता है मतलब विद्या का घर है। विद्यालय क्या है, विद्या का घर है जहाँ विद्या मिलता है ना। तो ये सामान्य अर्थ दे रहा है। तो विद्यालय जो है यौगिक शब्द है, इसीलिए क्या बोलते हैं, विद्यालय को यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो 2 शब्द मिले और सामान्य अर्थ दे, किसी विशेष अर्थ के लिए निश्चित नहीं हो रहे हैं, है ना, तो ऐसे शब्द आपके यौगिक शब्द होंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, यौगिक और योग रूढ़ तो हो गया, एक शब्द होता है रूढ़, सिर्फ रूढ़। तो रूढ़ शब्द किनको बोलते हैं? अगर रूढ़ शब्द की मैं बात करूं तो उनको बोला जाता है दोस्तों, जैसे कि पीला है, तो पीला जो है इसको 2 शब्दों में तोड़ा नहीं जा सकता। पी धन ला, तो सार्थक शब्द नहीं आ रहे हैं, है ना, सार्थक शब्द आने चाहिए, ठीक है। तोड़ने पर सार्थक शब्द नहीं मिल पाते हैं। रूढ़ शब्द में क्या होता है, रूढ़ शब्दों को उससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। रूढ़ शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता। कैसे नहीं तोड़ा जा सकता? सार्थक शब्दों में नहीं तोड़ा जा सकता। समझ रहे हैं दोस्तों? रूढ़ शब्दों को सार्थक शब्दों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो बहुत समझा दिया, और इसलिए समझा दिया क्योंकि पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा यौगिक है, कौन सा, अभी तो पूछा ही हुआ है आपका कि योग रूढ़ कौन सा है ना। तो योग रूढ़ तो हमने बता ही दिया आपको। और चलिए, ये वाला प्रश्न सॉल्व हुआ और बहुत कुछ बातें आपको बता दी जो आपके लिए ज़रूरी थी। चलिए 171 में चलते हैं। उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है, ठीक है। व्यंग्यत्र के दोष, क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, भाषा के महत्व को नहीं समझना, उच्चारण स्थल का सही ज्ञान ना होना। और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। उच्चारण स्थल का सही ज्ञान ना होना, यही उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है। और अगर बात करें 172 की, तो निम्नलिखित में देशज शब्द हैं। तो दोस्तों मैंने देशज शब्द आपको बिल्कुल याद कराया है, ट्रिक से याद कराया है। तो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे शब्द याद कराए थे एक बढ़िया कहानी के माध्यम से। और अगर बात करूं मैं दोस्तों यहाँ पर कि कौन सा देशज शब्द है, तो कागज़ दिया है आपको ऑप्शन में, हवा दिया है, ट्रेन दिया है। ट्रेन तो आपको पता नहीं है, तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये अंग्रेजी शब्द है। अगर हवा की बात करें तो यहाँ भी देशज नहीं है ना, यहाँ भी देशज नहीं है। और अगर बात करूँ मैं दोस्तों पगड़ी की, तो यही आपका देशज है। 172 का जो है कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी। तो लगा देता हूँ ऑप्शन, और चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। और देखिए दोस्तों, फिर से वही आपको जो 5 प्रकार होते हैं ना, आपको उत्पत्ति, अगर आपको नहीं पता है दोस्तों तो मैं बता दूं कि उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार होते हैं शब्दों के, है ना। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। या इतिहास के आधार पर बोले तब भी 5 प्रकार होते हैं, स्रोत के आधार पर बोले तब भी 5 ही प्रकार होते हैं, है ना। उसी को बोला जाता है। और अगर मैं बात करूँ तो वहीं से प्रश्न आया हुआ है। जैसे देशज शब्द है, विदेशज शब्द होते हैं, तत्सम तद्भव होता है, और एक क्या होता है, एक संकर शब्द होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और कौन सा शब्द जो है विदेशी भाषा से नहीं आया है, तो घुमा दिया है आपको प्रश्न में। और विदेशी भाषा से नहीं आया है, ऐसे शब्दों को ही तो क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे शब्दों को ही तो देशज कहते हैं, है ना। और अगर मैं देशज की बात करूं तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि कबड्डी जो है, ये जो शब्द है ये देशज शब्द है। तो लगा लीजिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और देशज से पूछ ही लिया जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं देशज से। कई बार तेंदुआ दिया जाता है आपको, तेंदुआ कौन से भाषा का शब्द है ना, या किस प्रकार का शब्द है, तो आपको बताना होता है कि देशज शब्द है, कि परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि तत्सम शब्दों में कौन से, है ना, संयुक्त व्यंजन जहाँ पर भी आ जाए, जैसे छा है, त्रा है, ज्ञा है, ये जब
आ जाते हैं कहीं पर, है ना, जैसे स्रा है, ये जो शब्द हैं मतलब व्यंजन हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, ये अगर कहीं पर आते हैं, किसी शब्द में आ जाते हैं, तो वो शब्द निश्चित तौर पर तत्सम शब्द होता है। मैंने आपको बताया था, या है ना, कैसे हमको पहचानना है, इसकी ट्रिक मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट में बताई थी। तो तत्सम बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था, अरबी भाषा का ट्रिक बताया था, उसमें मैंने बहुत सारे आपको शब्द याद कराए, है ना, जिसमें आपको मैंने मौलवी जी की कहानी बताई थी, है ना। मौलवी भी शब्द जो है अरबी होता है, तो एक अरबी मौलवी होता है ना, जो क्या है, अखबार पढ़कर एक अजीब इरादा कर लेता है। तो अजीब जो शब्द है, इरादा जो शब्द है, अखबार जो शब्द है, ये सब शब्द क्या हैं, ये सब शब्द अरबी हैं दोस्तों, है ना। और फिर क्या कर और इनको देखकर वकील जी इनकी मदद करते हैं, है ना, इनका इलाज करते हैं। और इलाज करने के लिए जो भी होता है वो सब कहानी में मैंने आपको बताया था। तो वकील जी जो हैं, है ना, ये इलाज करने में है ना, क्योंकि इनका जो है दिमाग थोड़ा सा घूम जा रहता है, तो उसका जो है वकील जी क्या करते हैं, वकील जी इनका इलाज करने में मदद करते हैं। तो कहानी में बहुत अच्छा कहानी है, और बहुत सारे शब्द मैंने याद कराए थे उसमें। तो वकील शब्द भी दोस्तों वास्तव में क्या है, अरबी शब्द है, ठीक है। किताब शब्द भी, फिर वकील क्या करता है, वकील जी जब इलाज कर लेते हैं इनका, मौलवी जी का, अरबी मौलवी जी का, तो फिर मौलवी जी क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं और इनके लिए बुक लिखते हैं वकील जी के लिए। और वकील जी जितने भी मुकदमे लड़ते हैं, है ना, तो मुकदमा जो शब्द है, उन मुकदमों के बारे में ये जो है मौलवी जी लिखते हैं एक किताब में, ठीक है। तो किताब भी जो शब्द है अरबी शब्द है। और इस प्रकार से मैंने बहुत सारे शब्द आपको याद कराए थे। तो चलते हैं दोस्तों, और ट्रिक अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल ट्रिक देख लीजिएगा। अरबी शब्द का ज़्यादा समय का नहीं है, और बहुत अच्छे से याद कराया है कहानी के माध्यम से, बार बार बोलकर आपको एक ही वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। अर्थ के विचार के जो है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अगर मैं संज्ञा की बात करूं अर्थ के विचार से, तो अर्थ के विचार से दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं संज्ञा जो है। और मुझको बताइएगा व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। और मैं अगर बताऊं आपको व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, ठीक है। और अर्थ के आधार पर आपके 5 होते हैं। तो इन बातों को याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और देखते हैं आगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं पेज को। और आगे और है क्या? आगे नहीं है दोस्तों, 180 तक ही प्रश्न है। इस प्रकार से आज का हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को। सर्वनाम से प्रश्न पूछा गया है, और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो मैं अगर बात करूं क्या की और कौन की, तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो है प्रश्नवाचक विशेषण है ना, मतलब क्या है, सर्वनाम है। और कौन आया है ना। तो कौन जो है, ऐसा प्रयोग करके अगर आप देखें तो कौन जो है सर्वनाम है ना। आपको क्या चाहिए, तो क्या जो है, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इनको पहचानना तो बहुत ही आसान था। अगर कुछ की बात करूँ तो दोस्तों कुछ, है ना, मुझको कुछ दो, तो कुछ मतलब निश्चित नहीं है कि क्या दो, है ना, पूछना पड़ेगा आपको क्या दूँ, है ना। तो वहाँ पर क्या है, अनिश्चितता है। तो इसीलिए वो जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ, है ना। और यह की मैं बात करूं तो यह जो है निश्चय के लिए भी प्रयोग किया जाता है कई बार। और किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है बताइएगा, सर्वनाम यह जो है, ठीक है। तो यह जो अगर हम लोग बात करते हैं, हमको पता होता है कि यह, है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं हमको पता होता है। हम सामने वाले को दिखाते हैं कि यह, है ना, क्या, यह घर मेरा है। तो घर की विशेषता क्या है ना। घर के सामने जो सर्वनाम लगा है यह, ये निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि निश्चय, सामने वाले को, बोलने वाले को भी निश्चय है कि यह, है ना, सामने वाले की बात की जा रही है, सामने वाले घर की इशारा करके बताया जा रहा है कि ये जो घर है हमारा घर है ना। यह जो घर है, या कैसे बोलते हैं, यह घर हमारा है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह घर किसका है, राहुल, है ना, राहुल सर का है।
तो ऐसे बोलते हैं, यहाँ पर निश्चय झलकता है। तो इसका जो उत्तर है जो दोस्तों है ना 177 का जो उत्तर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझाता इसलिए हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्न एक साथ आप लोग सॉल्व कर पाएँ, है ना। एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों का सॉल्व हो जाए और समझाने से दिमाग में बातें बैठ जाती हैं, है ना। सिर्फ टिक लगा कर चले जाऊँगा तो आपको समझ में तो कई लोगों को आ भी जाएगा, है ना, जो लोग पढ़े होंगे। लेकिन बात यह है कि आपको जो है एक जो स्थिरता आनी चाहिए आपके दिमाग में, थोड़े समय के लिए आपको उसमें रुकना है प्रश्नों में। वो नहीं रुक पाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भूल जाएगा जल्दी से। तो चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। और 178वां जो है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। अगर मैं प्रयोग करके आपको बताऊं दोस्तों, तो जैसे क्या होता है कि राम एक आलसी लड़का है, मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है ना, कि कैसा है, आलसी है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि यही विशेषण है। और अगर आलसीपन की बात करें तो आलसीपन जो है दोस्तों, अगर पन जब भी लग जाता है ना तो ये जो है भाववाचक संज्ञा में चले जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे बचपन होता है, लड़कपन होता है ना, ये सब आपके किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। कई बार पूछा जाता है आपको कि लड़कपन किस संज्ञा में आता है ना, संज्ञा के किस भेद में आता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है भाववाचक संज्ञा है। कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो वहाँ पर भी आपको पहचानना रहता है। ठीक है, तो हल्के में संज्ञा को भी हल्के में मत लीजिएगा और विशेषण को भी हल्के में मत लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो क्रिया के मूल रूप को ही तो धातु कहते हैं ना, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता ही रहा होगा। ठीक है, नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, ये देखिए फिर से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमको चुनना है। कई बच्चे तो नपुंसक लिंग लगा देते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि पदार्थ है ना, लड़की है ना। एक तो क्या होता है, ना ही व्यक्ति है ना। जैसे आपको अगर मानव के बारे में किसी का नाम दे दिया रहता, मानवों में से किसी का नाम दे दिया रहता, तो वहाँ पर बच्चों को है ना सोचना पड़ता है कि ये पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। जो नहीं पढ़े होंगे उनकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा, अगर मानव का नाम दिया है। लेकिन वहीं पर अगर किसी पदार्थ का नाम दे दिया हो तो उनको लगता है कि नापुंसक लिंग है ना, क्योंकि ये तो ना तो लड़की है ना लड़का है। तो इसलिए कई जो नहीं पढ़े होते वही जो है गलत करेंगे, बाकी तो पढ़े हुए को मैं बता ही दूँगा, है ना। जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे उनको मैं बता ही दूँगा। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं कई बार नपुंसक लिंग अगर लगा देते हैं, कई लोग उभयलिंग लगा देते हैं। तो ये सब गड़बड़ कौन करते हैं, जो नहीं पढ़े होते हैं, जो है ना, जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए होते हैं, वही लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं। जबकि हिंदी में तो सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग होता है, एक तो पुल्लिंग होता है। ठीक है, संस्कृत में होता है 3 लिंग, है ना। तो अपना अगर बात करें हम लोग तो हिंदी में सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो तो पहले ही काट देंगे इनको, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। और दही जम गया बोलते हैं, जम गई नहीं बोलते। दही खट्टा है, दही खट्टी है, ऐसा नहीं बोला जाता। ठीक है, थोड़ा सा ख़राब लगता है, वैसे बोलने में सही बैठता नहीं है ना, सामंजस्य सही नहीं बैठता। क्योंकि क्या शब्द है ये, दही जो है पुल्लिंग है वास्तव में, है ना। जबकि इसमें देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये जो है स्त्रीलिंग होगा, और इसीलिए प्रश्न में देता है दही को, क्योंकि इसमें बड़ी तो है ना, बड़ी तो लगी हुई है, अंत में जो है बड़ी है, लेकिन फिर भी क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि दही जो है पुल्लिंग है। चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और जो बच्चे नए होंगे हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।